आपने देखा होगा जो बेचैनी हमारे अवैसी साहब के माथे में था, किसी की कोई अपना बेटा खोता है तो वो बेचैनी नहीं होता है। और हम समझते हैं हमारे सदर मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब जितना काम किए हैं, जिला में कोई उतना काम नहीं किया है, इस सीमांचल में कोई विधायक उतना काम नहीं किया है। हमारे मसाजिद को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दरगाहों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अब भी चुप बैठे हैं? ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए हम लोग एहतजाज करेंगे और हम मरते दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसमें हाँ कुछ खामियां है तो उसको दूर किया जाए, ना कि हमारे पर कानून थोप के हमारे प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, 2025 विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वक्फ संशोधन विधेयक जो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, इस कानून के बन जाने से बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो नीतीश कुमार का साथ देंगे? ये वो तमाम तर सवाल है जिनका जवाब लेना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कद्दावर नेता गुलाम हसनैन साहब मौजूद हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर के ये क्या कहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। देखिए, बेहद अफसोस की बात है, हम भावुक हैं। जो सरकार हमारे मुसलमान पर कई तरह के अत्याचार कर रहा है, उसमें एक वक्फ बिल भी है। वक्फ बिल तरमीम अभी जो आया है, हम मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हम समझते हैं, हमें काफ़ी उम्मीद थी नीतीश कुमार से, जिन्होंने हमें हमारे मुसलमानों की आस्था को धोखा दिया है, उनके ख्वाब को चकनाचूर किया है। जो नीतीश कुमार से हम लोग कभी कतई नहीं समझ रहे थे कि हमारे साथ वो ऐसा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी कर रही है वो आज हमारे मुसलमानों के साथ की है। लेकिन आप मत भूलें नीतीश कुमार जी, आप इलेक्शन होने दीजिए। जो हाल महाराष्ट्र में की है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्त पार्टी के साथ, वो आपके साथ भी होने वाला है। सर, आप जिस विधानसभा से आते हैं, यहाँ के जो है जदयू के मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना, कई बार के विधायक रह चुके हैं, नौशाद साहब। अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चुप्पी साधे हुए हैं, न पार्टी छोड़ रहे हैं, न पार्टी छोड़ने की कोई बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ये उनकी अपनी विचारधाराएं हैं, किस विचारधारा के साथ लोग जाएंगे। मैं उन्हें अपील करूंगा कि आज जो हमारे कौम के साथ, मुसलमानों के साथ जिस तरह से बर्बरता बीजेपी सरकार ने की है, कर रही है, अब उन लोगों को कोई फैसला लेना चाहिए। एक और चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि हम मुसलमानों की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ 232 सांसद जिन्होंने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया, और विरोध में जिन लोगों ने वोट किया, निश्चित रूप से कुछ ही लोग थे जो मुसलमान थे, मैक्सिमम जो है हिंदू थे, जो इस बात की दलील है कि भारत एक सेकुलर देश है और तमाम तर लोगों का कंट्रीब्यूशन है। और कोई नहीं चाहता है, यानी जो 232 जो सांसद हैं वो नहीं चाहते हैं कि भैया ये बिल पास हो या ये कानून बने। जी, मैं आप देख रहे हैं कि कुछ ही अंतर की बात है। मैं उन तमाम सेकुलर पार्टी के सभी मेंबर को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे इस बिल का विरोध किया है। और हिंदुस्तान में अभी सेकुलरिज्म बाकी है। आप कुछ पॉइंट्स लेके, कुछ नंबर लेके आगे हैं, जो जिसके वजह से हमारे मुसलमानों पर ये अत्याचार कर रहे हैं। सिर्फ इस अत्याचार तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, आपको काम नहीं करना है, सिर्फ एक जाति को टारगेट करके अपने वोटरों को अपनी तरफ लाना है। ये कब तक चलेगा? जब यहाँ का हिंदू मुस्लिम जिस दिन जाग जाएंगे, आपकी ये नहीं चलेगी। लेकिन भाजपा के लोगों का कहना, सरकार के लोगों का कहना है कि दरअसल ये जो कानून बना है, वक्फ कानून, ये हम उन मुसलमानों के हित के लिए कर रहे हैं जो बेचारे दबे कुचले हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही तो अफसोस की बात है। आप 3 तलाक कानून ला रहे हैं, आपका एक मेंबर महिला नहीं है, महिला मेंबर हमारे कम्युनिटी के नहीं है, मुसलमान नहीं है। आप उनका ख्याल करते हैं। एक मेंबर आप पार्लियामेंट मेंबर हमारा मुसलमान नहीं है, एक मंत्री मुसलमान नहीं है। आप हमारे कैसे खैर ख्वाह हैं? अगर आप हमारे खैर ख्वाह हैं, हमारे कौम के खैर ख्वाह हैं, तो आपको चाहिए था कि कोई मंत्री मुसलमान हो, कोई मंत्री महिला मुस्लिम हो, तब हम कहते कि आप हमारे खैर ख्वाह हैं। ये कैसी खैर ख्वाह, कैसी बात? आप एक मेंबर तक नहीं रखते हैं, एक कहीं पर कुछ है नहीं, और हमारे खैर ख्वाह बैठे हुए हैं, हमारी खैरियत लेने के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी आपने कानून पढ़ा नहीं आपने, और मुसलमानों को वर्गलाने का काम करते हैं, मुसलमानों को जो है बहकाने का काम करते हैं। देखिए, ये हमारा आस्था की चीज़ है। 3 तलाक जैसे बात हुआ या बीफ वाले मामला हुआ, इसमें हम कानून क्या पढ़ेंगे? अभी तो हमारी एक मस्जिद है, हमें वो दर्द हमें अभी खोए नहीं है।
दूसरा दर्द दे जा रहे हैं। हमारे जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम चुप बैठे हैं। हमारे मसाजिद को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दरगाहों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अब भी चुप बैठे हैं? ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए हम लोग एहतजाज करेंगे और हम मरते दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं गुलाम हसनैन साहब का कहना है कि जो सरकार आज तक कहती कुछ है करती कुछ है, इनको लगता है कि मोदी सरकार के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मुसलमानों के हित की बात तो करती है लेकिन मुसलमानों के हित का काम होता नहीं है। इसी वजह से इनको यकीन नहीं है कि जो वक्फ कानून बना है उसमें मुसलमानों के हित की कोई बात होगी। एक और चीज़ सर, जेपीसी में जब मामला गया था, उस मामले में ये कहा गया था कि भाई हमारी संपत्ति का मामला है, हमारी प्रॉपर्टी का मामला है, हमारे मज़हब का मामला है, तो उसमें दूसरे मज़हब के लोगों की दखल अंदाजी क्यों होगी? यानी जो वक्फ कानून बना है उस कानून में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि दो दूसरे मज़हब के लोग होंगे। क्या इसका रहना उचित है? एकदम इसी बात की लड़ाई है। जब गुरुद्वारा या किसी अन्य धार्मिक जगहों पर मुस्लिम या कोई ये कमेटी के लोग मेंबर नहीं रख सकते हैं, तो हम अपने मस्जिदों में अपने इसमें दूसरे को कैसे एक्सेप्ट करें? यही एक लड़ाई है। आप जब राम मंदिर का ट्रस्ट का बनता है तो वहाँ लिखते हैं डीएम अगर कोई मुसलमान नहीं होगा तो वहाँ पर वो मेंबर नहीं रहेंगे। तब ऐसी हालत में हमारे यहाँ मेंबर कैसे होंगे? वो हमारे मसाजिद के मेंबर कैसे होंगे? हमारे वक्फ के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे अल्लाह पर दिया हुआ प्रॉपर्टी है। वो हमारे कौम के लिए है, हमारे यतीम गरीब मिस्किन के लिए है। इसमें हाँ कुछ खामियां है तो उसको दूर किया जाए, ना कि हमारे पर कानून थोप के हमारे प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश किया जाए। बिल्कुल भाई, ये बात समझने वाली है कि अगर हमारे मज़हब की बात है या किसी भी मज़हब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो जिस मज़हब का मानने वाला होगा उसको उसकी जानकारी होगी। जो दूसरे मज़हब का होगा उसको बेचारे को पता नहीं कुछ होगा, तो वो कैसे डिसीजन लेगा कि उसको इसमें क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एक और चीज़, एक गंभीर सवाल, एक गंभीर आरोप लगते हैं आप लोगों पर कि ओवैसी साहब के पास देश के अंदर सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसलिए ओवैसी साहब जो है विरोध कर रहे हैं, ऐसा भाजपा लोगों का आरोप है आप लोगों पर? देखिए, वो ये जो आरोप लगाते हैं उनको आरोप तो निराधार आरोप लगाना है। दरअसल उनके अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को हमारी प्रॉपर्टी देना है, ये असल मुद्दा है। आपने देखा होगा जो बेचैनी हमारे ओवैसी साहब के माथे में था, कोई अपना बेटा खोता है तो वो बेचैनी नहीं होता है। हमारी पार्टी, हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल रहमान साहब में जो बेचैनी है आज, वो किसी पार्टी के नेता पर बेचैनी नहीं है। वो वोट के लिए करते होंगे, हमारा साथ देते होंगे, लेकिन ये आस्था के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। ये हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के लोग की बेचैनी आप जान सकते हैं। हम जेपीसी जिस दिन बनी थी उस दिन से खड़ा है हम विरोध में, और आज तक विरोध है। इंशाल्लाह इसका विरोध हम लोग करेंगे जब तक हम लोग वक्फ बिल वापस नहीं कराते हैं। तो शुरुआत में एक बात आपने कही कि नीतीश कुमार ने देश के मुसलमानों के साथ, स्पेशली प्रदेश के मुसलमानों के साथ छल किया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद नीतीश कुमार के साथ भी भाजपा छल कर रही है। निश्चित रूप से मेरे घर में आग लगी है, जद में कई घर आएंगे। नीतीश बाबू, ये घबराइए नहीं आप। आग तो आपके घर में लगेगा। आप कहीं के नहीं रहिएगा। इलेक्शन के एक दिन के बाद आप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं दोबारा। आपके साथ इतना बड़ा छल करेगा, फिर आप वापस भी आना चाहिएगा हम लोग के पास, तब जगह नहीं मिलेगी, तब बहुत देर हो चुका होगा। संभलने का वक्त था, आपने संभला नहीं, आपने गलती की है। इसका खामियाजा आपके पार्टी को, आपके लोगों को, सबको भुगतना पड़ेगा। जदयू के बहुत सारे मुस्लिम लीडरान हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द होते हैं और नीतीश कुमार के सलाहकारों में उनका शुमार किया जाता है। मसलन एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब, गुलाम रसूल बलियावी साहब, नौशाद साहब जो नीतीश कुमार के पसंदीदा हैं, उनको मिनिस्टर बनाया जाता है, मास्टर मुजाहिद साहब। ये तमाम तर लोग जो है साहब चुप्पी साधे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि भैया वक्फ बिल में हमने ये पॉइंट्स रखे थे, इसको हटा दिया, इसको बढ़ा दिया। अवाम तो सुनना नहीं चाहती है ये। नहीं, मैं उन तमाम लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप कुर्सी के लिए, कुछ दिन कुर्सी के लिए आप ये सब छोड़ दें। हम लोग को एक साथ होने की ज़रूरत है। मैं और आप जितने भी तमाम मुस्लिम नेता जो जदयू में जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ इतना कहूँगा कि आप तत्काल उस पार्टी से नाता जोड़ के एक प्लेटफॉर्म में आइए, ताकि हम अपने कौम की हिफाजत, अपने पुरखों की ज़मीन जो वक्फ के नाम पर दिया गया था, अल्लाह के नाम पर, उसको हम बचा सकें। ये गुजारिश है, ना कि कुर्सी के लिए आप
वहाँ चिपके रहें। कुर्सी इंशाअल्लाह, आप अच्छे हैं, आप लोगों के लिए भलाई के लिए काम करते हैं तो कुर्सी मिलेगा किसी दिन। लेकिन ये तत्काल जो हमारे साथ, हमारे कौम के साथ एनडीए सरकार, एनडीए गवर्नमेंट, जिसमें नीतीश कुमार अगर नहीं चाहते तो होता ही नहीं। खासकर ये नीतीश के जितने भी मुस्लिम नेता हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि तत्काल आपको कोई फ़ैसला लेना चाहिए, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेगा हमारा कौम। आप उसके हिस्सेदार कहलाएंगे। आप हमारे जो प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर रही है, अल्लाह के राह पर दिए हुए चीज़ को जो छीनने की कोशिश की जा रही है, उसमें आप हकदार हो जाएंगे। अच्छा, इलाके में देखा जा रहा है कि जब से ये कानून बना है या बिल पास हुआ है तब से लगातार इलाके में अलग अलग पॉलिटिशियन के ज़रिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ना, और राष्ट्रपति के नाम जो है मेमोरेंडम दिया जा रहा है। गुलाम हसनैन साहब ठाकुरगंज से आते हैं, आने वाले दिनों में कोई ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे, मुजाहरा, क्योंकि यही एक विकल्प बच गया आपके पास? मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से ये बिल की बात चली है पार्लियामेंट में, जेपीसी पे गया है, हमारी पार्टी और हम उसी दिन से रोड पर हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम लोग जब जेपीसी खड़ा हुई थी, जेपीसी का स्टैंड किया गया था, उस समय भी हम लोग घर घर जाकर अपील किया था कि आप इसके विरोध में आप कीजिए और एहतजाज कीजिए। आज हमारी पार्टी स्ट्रेटजी बना रही है, हम अच्छे ढंग से करेंगे। हमारी पार्टी तो इसको शुरू दिन से काम कर रही है। हम आज भी इसके विरोध में हैं, हम लोग कर रहे हैं। हमारी एक रणनीति बनेगी, रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे। दोस्तों, लगातार हम आपको गुलाम हसनैन साहब से मिला रहे हैं। गुलाम हसनैन साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता हैं। ठाकुरगंज से इनकी वाबस्तगी है और ये जो है ठाकुरगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी भी हैं। आप सबों ने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से ईद मिलन समारोह के दौरान इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया और हज़ारों हज़ार की भीड़ इनके समर्थन में जुटी। आप जरा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। तो गुलाम हसनैन साहब, कहा तो ये जा रहा है कि टिकट जो है आप ही को मिलना है, कितनी तैयारी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ कई दावेदार हैं। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि जिस पार्टी में दावेदारी ज़्यादा होती है, पार्टी के लिए अच्छी बात होती है, पार्टी मजबूत होती है। लेकिन सवाल ये, अगर टिकट मिल जाए तो गुलाम हसनैन साहब कितने परिपक्व हैं, कितने तैयार हैं, क्योंकि चैलेंजिंग है ये क्षेत्र? देखिए, मैं कोई भी काम को छोटा नहीं समझा। जब भी जो काम किया हूँ उसको लगन से किया हूँ। मैं आज पार्टी के लिए काम करता हूँ, लगन से करता हूँ। आप कई दावेदार देखे होंगे घर में एसी में बैठ के रहता है। मैं जिस दिन से जुड़ा हूँ आज तक मैं एक दिन घर में नहीं बैठा हूँ। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, ना कि मेरे लिए। जब तक पार्टी की बात जन जन तक जाएगी नहीं तो हम कहाँ से आएंगे। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह पूरे ज़िले में अगर पार्टी ने मुझे लब्बैक कहा तो पूरे ज़िले में सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई इलेक्शन होगा तो ठाकुरगंज विधानसभा होगा। उसका रिजल्ट अल्लाह पर है। अल्लाह का जो हुक्म होगा वो सराखों पर होगा। लेकिन जब तक हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे या मुझे पार्टी टिकट दी तो मैं ये वादा करता हूँ कि टिकट के बाद मुझसे अच्छा इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा। बाप रे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? रणनीति बनाए कुछ क्या? देखिए, कॉन्फिडेंस तो आता है जनता से। किसी भी नेता का हर कुछ जनता होती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मैंने लाइव आकर 2 मिनट ये आग्रह किया था, गुजारिश की थी कि आप मेरे घर ईद मिलन में आएँ। जो विजुअल आपने देखा, जो शूट किया, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मैं फिर तमाम उन लोगों को जो मेरे घर उस दिन आए थे ईद मिलन में, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी इसके लिए। ठीक है, ये बात तो अच्छी है, लेकिन एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि अब वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन गया और इसके लिए एमआईएम ने भी संघर्ष किया और आरजेडी में संघर्ष किया। जब चुनाव का वक्त आएगा तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ ये मुद्दा चलेगा। तो ऐसे में आरजेडी के वोटर्स को अपनी तरफ माइल करना कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? देखिए, आरजेडी यहाँ पर आरजेडी का माने है ही नहीं। जो हमारे सामने विधायक हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। उनका मतलब पुरखों का दी हुई एक चीज़ थी जो विधायक बन गए हैं। अब जनता जान गई है। वक्त आएगा तो उन्हें बताएगा कि आप पॉलिटिशियन हैं या ऊपर से थोपे गए थे। लेकिन उनके लोगों का दावा है कि अगर पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा काम कहीं किसी विधायक ने किया है तो सऊद असरार ने किया है। सोशल मीडिया में दिखती चीज़ें। काम तो होना है और हम समझते हैं हमारे सदर मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब जितना काम किए हैं, जिला में कोई उतना काम नहीं किया है। इस सीमांचल में कोई विधायक उतना काम नहीं किया है। काम तो अलग फैक्टर है। आपको समझ में आएगा कि आपका रहन सहन
पब्लिक के साथ, जनता के साथ क्या था, इस पर आपका निर्भर करता है, जिसमें आप जीरो हैं। यानी जनता की उम्मीदों पर कितने खड़े होते हैं, जनता के सुख दुख में आप कितना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। एक दो बातें और पूछना लाजमी बन जाता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप MIM के विधायक प्रत्याशी हो सकते हैं। जाहिर है जब अवाम के बीच में जाइएगा तो अवाम को आपको अवाम के बीच वो रोड मैप रखना पड़ेगा कि भाई आप हमें वोट दो, क्योंकि हम आपका ये काम करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ रोड, नाला, सड़क ये सरकार की प्राथमिकता है, वो बनती रही है समय के हिसाब से। जब सरकार के पास पैसा कम था तो कम होता था, आज तो पैसा का अपार है सरकार के पास। रोड, पुल, पुलिया में कहीं दिक्कत नहीं है, जहाँ हो चाहता है वहाँ रोड, वहाँ सड़क बनती है। उसके अलावा भी काम है। हमारे यहाँ सीमांचल में ना एक अच्छा कॉलेज है, ना एक अच्छा हॉस्पिटल है। और ख़ास बात ये बता दें कि हमारे बच्चे जो एजुकेशन लेके आते हैं, कुछ मार्क्स के चलते वो लटक जाते हैं, जिसमें अहम मुद्दा हम ये समझते हैं कि हमारे सुरजापुरियों को अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज हम समझते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर 10 ज़्यादा होते, इंजीनियर 10 ज़्यादा होते, IPS 10 ज़्यादा होते। ये लड़ाई लड़ना है, ये लड़ाई की ज़रूरत है। सुरजापुरियों को आरक्षण दिलाना बेहद ज़रूरी है। और सुरजापुरी हम समझते हैं पूरे इंडिया में सुरजापुरी जो इस सीमांचल में रहता है, इससे बदहाल कोई नहीं है। ये सुरजापुरी हम समझते हैं आदिवासी के तरह रहते हैं, उनका घर आदिवासियों की तरह है, लेकिन किसी की नज़र नहीं गई है, कोई नेता का ध्यान इस तरफ नहीं गया है कि आरक्षण सुरजापुरियों को मिलना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी। इंशाअल्लाह हम इन बातों के साथ साथ ठाकुर को सब डिवीज़न बनाना चाहिए, ये अहम मुद्दा है। इन सब बातों पर काम करेंगे हम लोग। अच्छा, एक बात आपने कही कि रोड, पुल, पुलिया जो है ये प्राथमिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ें करना ही करना है। लेकिन जब मैं आपके घर आ रहा था तो मेन रोड से जब नीचे उतरा, और मुझे लगता है कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर की सड़क इतनी बेकार है, मुझे लगता है पूरे भारत में इतनी बेकार सड़क कहीं नहीं होगी। नहीं, ठीक है, मैं बता दूं कि ये रोड सिर्फ इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ बॉर्डर रोड और रेल का काम चला है। अगर मटेरियल नहीं आएगा तो ना बॉर्डर रोड बन पाता ना रेल बन पाता। उसके वजह से हमारा रोड जर्जर हुआ है, लेकिन टेंडर में चला गया है। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, दोष की बात नहीं है। हम किसी MLA MP को दोष नहीं देंगे। ये चूँकि बहुत लंबा काम हुआ रेलवे का और बॉर्डर रोड का, तो जाहिर सी बात है 1-2 काम होगा तो 1-2 रोड टूटेगा और रोड बन जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम हसनैन साहब। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी, वक्फ को लेकर के मुखरता से अपनी बात रखी, और आने वाले चुनाव को लेकर के भी इन्होंने अपना पक्ष रखा। ओवरऑल आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या नज़रिया रखते हैं, क्या सोचते हैं, अपना कमेंट जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।